हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 99 पे। यहाँ स्टूडेंट्स आपको कुछ बहुविकल्पी दिख रहे हैं जो कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। अब किस किस टाइप के बनते हैं मैंने वो सारे टाइप यहाँ पे रख लिए हैं। तो अगर आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन करने को मिलता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाते हैं तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। इनके अलावा आपसे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से तो नहीं बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसमें एक समीकरण पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल क्या होंगे। मूल मतलब शून्य क्या होंगे। तो शून्य पहले हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब 50% क्वेश्चन सॉल्व है। 50% अप्रोच हमारी लगेगी, 50% वो पहले से सॉल्व होता है। पहले इसमें देखेंगे कि क्या शून्य का मतलब होता है जो दिए गए बहुपद या समीकरण का मान शून्य जीरो का। तो अगर हम एक रख के यहाँ चेक करें, ठीक है, एक्स की जगह एक रख रहे हैं तो एक का स्क्वायर एक होगा और दो एक कम दो रहेगा, माइनस का वो भी। तो यहाँ एक है ही, यहाँ एक दोनों मिलके दो होंगे, दो में से दो घटाओगे जीरो हो जाएगा, यानी +1 रखने से तो बात बन जा रही है। ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो +1 ही होगा या -1 होगा। यहाँ से ये दो ऑप्शन तो गए क्योंकि +1 रखने से बात बन गई है। तो एक या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। देख लेते हैं कि -1 रखने से भी बात बनेगी क्या। अगर -1 यहाँ रख दिया तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, पता होगा आपको। और यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये क्या है, ये +1 है। तो यहाँ ये सारे प्लस के हो जाएंगे, तब तो ये जुड़ जाएंगे। जुड़ने पे फिर ये क्या रहेगा, जीरो तो देगा नहीं, अर्थात -1 इसके साथ रखा नहीं जा सकता। -1 नहीं रखा जा सकता। फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट। देखा आपने, केवल देख करके आपको आंसर कर देना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे सिर्फ देखना है और अपनी अप्रोच लगानी है, ख़त्म कर देना उसको, सिर्फ ऑप्शन से। कलम पेन का कोई ताल्लुक ही नहीं है ऐसे सवालों में। कोई देखते हैं, द्विघात समीकरण है हमारे पास, ये इसका एक मूल क्या है, 2 है, तो के का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बना लेता है ये, कभी कभी एक को एब्सेंट कर देगा और उसकी जगह कोई भी चर रख देता है और बोलता है कि अगर इसका एक मूल एक शून्यक 2 है तो के का मान होता। अगर 2 इसका शून्यक है तो 2 को शिफ्ट करेंगे एक्स की जगह और इसकी वैल्यू निकलनी कितनी चाहिए, 0। क्या निकलनी चाहिए, 0। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 -8 क्या है हमारे पास, -8 बराबर 0। 2 का स्क्वायर होगा 4 -2 के और -8। 4 में से 8 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा बराबर 0। दोनों के माइनस कॉमन करके उधर छोड़ दो, 2 के इक्वल हो जाएगा -4। बताओ सही है क्या। दोनों के माइनस निकाल लिए हमने बाहर और बाहर से दोनों हो गए प्लस। जब 4 को भेजा तो हो गया माइनस और के की वैल्यू यहाँ से निकल आती है माइनस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी। जल्दी से लगाओ, आगे बढ़ो। समीकरण दिया है आपको के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग यानी इनके शून्यक जो होंगे, 2 शून्यक निकलेंगे और उन दोनों का योग क्या है ये आपको बताना है। अब इतने बेवकूफ़ तो हम है नहीं कि हम इनके शून्यक निकालने लग जाएंगे। ठीक है, योग ही पूछा है ना, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी आपको भी नहीं करनी है कि आप इनको रखो और इनके शून्यक निकालने लग जाओ। नहीं, कभी नहीं। क्या करना है आपको, शून्य योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी माइनस का बी अपान ए। बी क्या होता है, बीच वाला पद होता है, जो कि रखा कैसे जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बी ऑलरेडी पॉजिटिव होता है पर यहाँ निगेटिव दिया गया है, एक माइनस यहाँ चिन्ह लगा ही होता है पहले से, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस का बी होगा यानी प्लस का 3। अब बताओ प्लस का 3 किसके साथ है, 3 तो यहाँ है, यहाँ है। अब ये माइनस लगा है, पता नहीं ये 5 के लिए लगा है कि 3 के लिए। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है प्लस का 5, तो 3/5। ना आपको शून्य निकालने की ज़रूरत है और ना ही आपको लास्ट में निकाल के जोड़ने की। आप बिना शून्य को निकाले इसका योग कैसे बताएंगे, 3/5 ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए आगे बढ़ जाते हैं। द्विघात समीकरण, ये इसका विविक्तकर बता दो। विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर को बोलते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। बी कितना है भैया, -6 है, कर दो -6 का स्क्वायर माइनस 4 है, गुणे में ए है, ए कितना है, ए है 3, रख दो यहाँ पे 3, गुणे सी की वैल्यू कितनी है 4, गुणे रख दो 4। बताओ 6 का 36 होगा कि नहीं, 4 चौके 16, 16 की 48 होगा कि नहीं। अब जब 36 में से 48 घटाओगे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 किस चीज़ का मिलेगा, -12। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जरा सा चलना है आगे। यदि द्विघात समीकरण, ये समीकरण के मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, जैसे कि यहाँ पे था, दोनों के 1 और 1 थे, दोनों मूल बराबर थे, ठीक वैसे इसके भी मूल बराबर हैं। तो बताओ m का मान क्या होगा, यहाँ जो m आप देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको कैसे निकालोगे, तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आपको दिए गए समीकरण के मूल बराबर मिलेंगे तो हमेशा उनका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बेटा, वो 0 के बराबर हो जाता है, हमेशा 0 के बराबर होगा। कब, जब उसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे अगर आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर लेना, चेक कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1, 4 माइनस 4, बताओ आ गया ना 0। क्यों, क्योंकि इसके मूल क्या थे, बराबर थे। वैसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू हम मान लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि इसने कहा है कि मूल बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं होता तो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -12, तो रखेंगे यहाँ -12 का स्क्वायर, नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, -12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर 4 गुणे ए की वैल्यू आपके पास है 3, ए की वैल्यू क्या है 3 है, सी का मान क्या है, सी का मान खुद m है। ठीक है भैया, रख दिया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, दुनिया जानती, तुम भी जानते हो, 144 माइनस 4 तिया क्या 12m बराबर 0, 12m को उधर ले जाओगे तो 12m बराबर मिलेगा आपको 144। अब बताओ m की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 नहीं मिल जाएगी, m की वैल्यू 12 नहीं मिल जाएगी। अगर मिल गई है तो फिर टिक भी कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 टाइप के क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण से बना सकता है। इनके अलावा आपको कोई भी बहुविकल्पी में से ये बना नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बना भी सकते हैं लेकिन जो बनेगा वो इन्हीं में से कोई एक ही होगा, या इन्हीं के पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो छोड़ते हैं इनको यहीं पे, अब थोड़ा सा आगे की लड़ाई में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है कि एग्जामिनर को इससे प्यार जैसा हो गया है, हमेशा इस क्वेश्चन को ला के खड़ा कर देगा आपके सामने। वो ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से हो सकता है, बहुपद से, जब इसके बराबर में 0 नहीं होगा तो बहुपद से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ला के सामने रख देता है कि भैया चलो अब इसमें तुम जूझ जाओ। पूरी NCERT में ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। NCERT जो लोग पढ़ते होंगे उसमें स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। ये वहाँ से क्वेश्चन ले लिया इसने, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसने कहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो। अगर अल्फ़ा और बीटा इस समीकरण की क्या है, मूल है, मतलब इसका शून्य है, तो क्या करें हम इस समीकरण को रख लेते हैं यहाँ पे और शुरू हो जाते हैं इसके मूलों की तरफ, मतलब उसकी तरफ चलते हैं, मूलों की तरफ इनके मूल निकालना शुरू करते हैं। लेकिन मूल निकालने के बाद क्या होगा, जब मूल निकल आएंगे तब क्या होगा, तब एक को अल्फ़ा की जगह एक को बीटा की जगह शिफ्ट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मूल निकाले हम इनकी वैल्यू निकाल लें? तो हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है। कैसे, आपको इसमें रखना होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसमें आगे चलेंगे, दोनों साइड से देख रहे हो, दोनों साइड अल्फ़ा कॉमन हो सकता है, दोनों साइड से बीटा भी कॉमन हो सकता है। यहाँ से एक अल्फ़ा अंदर बचेगा, उधर से एक बीटा अंदर बचेगा। अब बताओ, अब कुछ समझ में आया, माइंड में क्लिक किया कि नहीं किया कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अलग निकाल लें, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अलग निकाल लें, दोनों को आपस में कराएं गुणा और ख़त्म कर दें। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, यानी 5/2।
गुणा कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए क्या होता है, माइनस का यहाँ आगे ब्रैकेट में दिखाएंगे भी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपान ए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 3/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2, ठीक है ऐसे, तो ये हो जाएगा 3/2, बताओ सही है ना। तो अब इनका क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, 5 का 3 से गुणा सबको पता है 15 होता है, 2 दूनाई 4 होता है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच आपको वहाँ लगा सकते हैं। 1 नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कौन इतना बड़ा इसको पहले कैलकुलेट करके वैल्यू निकाले फिर बाद में वहाँ रखे वहाँ निकाले, कौन इतना बड़ा काम करेगा। 2 ही मार्क्स तो मिलने हैं तो आराम से सॉल्व कर लेना ऐसे, ठीक है। तो फिर देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो इसी सीरीज में आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। द्विघात समीकरण ज्ञात करो, मतलब समीकरण तुम खुद बनाओ जैसे बहुपद बनाते थे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 है, 1/3 है। मूल समीकरण बनाने का फार्मूला यूज़ करना है आपको, क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0, ये आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। एक को मान लो अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा, ठीक है। तो मान लिया अल्फ़ा हो गया ये 3, बीटा हो गया 1/3, क्या करोगे, x² अपनी जगह माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 1/3 इंटू एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर से है वैल्यू 3 और 3 गुणे 1/3, ठीक है ऐसे बराबर 0। अब बताओ ये x² रहेगा माइनस 3 त्रिक 9 और 9 1 10, 10/3x। आगे क्या बनेगा, आगे 3 1 का 3/3 बराबर 0, ठीक है। अभी कुछ कहेंगे कि क्या 3 से 3 कट नहीं सकता था, हाँ बिल्कुल कट सकता था, काटा क्यों नहीं, अभी देखना। इसके नीचे 1 ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लिया 3, ये बन जाएगा 3x² माइनस ये 10x रहेगा, और ये वैसे भी अगर काट देते तब भी 3 ही बन गया था बराबर 0। अब बताओ आपका जो समीकरण बन गया है वो 3x 10x प्लस 3 बराबर 0 नहीं बन गया, ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे बन के आ चुकी है। अब 3 कहाँ चला गया, 3 चला गया अपने मम्मी पापा के पास, यानी दूसरे पक्ष में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसका काम खत्म। अब आपके पास ये समीकरण बन के आ चुकी है, क्या करना है, इसको देख लो और कुछ नहीं करना, हटा देते इसको। अब चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। तो इसी सीरीज में आपके पास आता है ये सामने एक क्वेश्चन, क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। इसको कर दो 7, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। डर लग रहा है ना देख करके, क्या सिर्फ रूट दिखाई दे जाता है तब आपको क्या डर सताने लगने होता है, जबकि रूट जो है ठीक वैसा ही नंबर है जैसे आपका अन्य नंबर होता है बिना रूट वाला, है ना। अगर आपको अभी यहाँ दे दिया जाता कि ले बच्चा 2x² 7x और 5 इसका बना दो तो खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि सिंपल वाले तो सबको आते हैं, इसको जो करेगा वही 100 ले जाएगा, ठीक है। अगर 100 मार्क्स लेने हैं तो ऐसे क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा आपको। साफ साफ इसने बोल दिया कि गुणनखंड विधि से लगाओ, नहीं तो फिर किसको लाते, धराचार्य बाबा को। धराचार्य बाबा आते और इसको सॉल्व करके चले जाते, है ना। श्री धराचार्य फार्मूला यूज करते और लगा देते। इसीलिए इसने बोल दिया कि गुणनखंड विधि से लगाओ। पूरी तरह से तुम फंस चुके हो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो तुम ना करो, मैं ही कर देता हूँ। देखते क्या करेंगे, 2x² प्लस 7x 5√2 इक्वल 0, ये है समीकरण। करना क्या है, इसका करेंगे पहले गुणा। a और c का होता है गुणा। a क्या होता है, पहला जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, जो अचर होता है वो c होता है। गुणा करोगे तो 5 है, √2 है, एक बार और √2 है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्योर 2 बन जाएंगे। तो प्योर 2 का जब 5 से गुणा होगा तो ये 10 बना लेगा, और 10 को ऐसे अरेंज कर दो कि जोड़ करके 7 आ जाए और गुणा करने पे 10 ही रहे। तो 5 दूनी 10 क्या होता है,
5 दूनी 10 और 5 2 7 बन गया ना। तो चलो बन गया, आगे देखते हैं। 2x², फिर क्या करें, फिर इसको तोड़ देते हैं किसमें, 5 और 2 में, बाकी को जैसे के तैसे छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा 2x², √2x², आगे आएगा 5x और फिर 2x, लेकिन इस 5 को हम पीछे रखें, 2 को आगे रख लें। क्यों? क्योंकि 2 के साथ कॉमन मिल जाएगा और 5 का 5 के साथ मिल जाएगा, है ना। अच्छी से सलाह। तो देखते हैं आगे, 2x + 5x, 5√2, आगे पीछे इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा। अब देखो x तो दोनों के पास है, उसको लेने से कोई नहीं रोक सकता, बाहर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये √2 है, यहाँ प्योर 2 है, प्योर 2 का मतलब 2√2, √2 तो सिंगल है ही, तो यहाँ पे कितने हैं, 2√2 हैं, एक को बाहर कर लो, कोई दिक्कत बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो √2 यहाँ से गया, यहाँ से x भी गया, x एक बच गया। यहाँ प्योर 2 है, प्योर 2 है तो √2 गया और यहाँ पे एक √2 बचा होगा, x तो गया तो कुछ नहीं बचा। जो चीज़ इस ब्रैकेट में बची है वही चीज़ आगे बचानी है, आपको ध्यान रहे, जो चीज़ इसमें बची है वही आगे बचाना, यानी x अकेले रहना चाहिए। x अकेले रहेगा, इसका मतलब हमको 5 को कॉमन करना है, तो 5 कॉमन, तो x अकेले बचा और उधर √2 अकेले रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 पद हो गए, इन दोनों पदों में x + √2 ये अलग ही दिखाई दे रहा है, √2x + 5 ये अलग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, बारी बारी से दोनों को हल करना था, हल करने का मतलब x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, तो x + √2 बराबर अगर हम 0 मान लें, ठीक है भाई, यहाँ देखो एक पद गुणे दूसरा पद, दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर। अगर हम माने कि ये 0 के बराबर है तब x की वैल्यू क्या है, -√2 है, और अगर हम मान लें कि √2x + 5 ये 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 और बटे में √2। बताओ, ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत, जैसे आपने अपने बिना रूट वाले सॉल्व किए होंगे वैसे ही ये रूट के साथ भी हल हो जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ, आ जाओ इससे भी मिल लेते हैं। इसने क्या कह दिया कि द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² को हल कीजिए, ऐसा बोल रहा है। इस बार अभी क्या था, रूट का बुखार उतरा नहीं था कि सामने ये भी मिल गया। ठीक है, ये मिल गया तो इनको भी निपटाएंगे। अब इसने कहा है कि सिर्फ हल करो, ये नहीं बोला कि गुणनखंड से ही हल करो। तो अब क्या करेंगे, अब तो बड़ी विपदा। अब हम लाएंगे अपने धराचार्य बाबा जी, श्री धराचार्य को यूज़ करेंगे और इसको यूं पटखनी खिलाएंगे। देखो कैसे, ठीक है भाई। तो x² है, रख लो पहले नीचे एक बार, आइए बाबा जी क्या होते हैं, उससे पहले a की वैल्यू बताओ 1, b की वैल्यू बताओ 2b एंड c की वैल्यू बताओ, फिर माइनस में a² माइनस में b, ये c की वैल्यू। अब आएंगे कौन, बाबा जी आगे देखो भैया, प्लस माइनस b प्लस माइनस 2 सॉरी -b प्लस माइनस अंदर रूट के b² - 4ac और अपान में 2a। ये है कौन, ये है श्री धराचार्य। उन्होंने ये फार्मूला बना दिया था कि अगर कभी मेरे बच्चे फंस जाएंगे सवाल में तो मेरा बनाया फार्मूला यूज़ करेंगे और उस सवाल से बाहर आ जाएंगे, है ना। आप भी इसी में फंस चुके थे, अब इसके न फैक्टर हो सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, पूर्ण वर्ग एक विधि होती थी पहले, अभी तो हटा दी गई है, तो वो तो आपको पता ही नहीं, तो वो आप यहाँ लगा ही नहीं पाएंगे। तो फिर एक ही फार्मूला बच रहा है आपके पास, श्री धराचार्य, और इसको रखो निकाल दो। चलो,
बी की वैल्यू रखो, क्या होगी माइनस का 2b प्लस माइनस, अंदर आओ, बी की वैल्यू रखो जरा सा 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है माइनस में, तो ये चीज़ आगे वाली प्लस में हो जाएगी, है ना। अब अंदर रख दो जरा सी की भी वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। और नीचे आ जाएंगे कौन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब आ जाओ 2b प्लस माइनस अंदर ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे है प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कौन है अकेला 2, बताओ इन दोनों को सहित कर दे, दोनों विरोधी थे आपस में लड़े और सहित हो गए, ठीक है। हटा देते हैं माइनस का 2b प्लस माइनस 4a स्क्वायर और नीचे क्या है 2 है, इसमें से बताओ 4 का 2 आएगा, a का a स्क्वायर से a आ जाएगा, माइनस का 2b प्लस माइनस 2a बटे 2। अब बाहर से क्या करो 2 को कॉमन करो, ख़त्म कर दो, 2 कॉमन किया, अंदर बचा b प्लस माइनस a बटे 2। बताओ इनको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या मिल गई है, इधर x की वैल्यू मिली है, बची हमारे पास है माइनस का b प्लस माइनस a। इसका मतलब क्या, 2 वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी, एक होगा x बराबर माइनस b प्लस a, ये एक वैल्यू, दूसरी माइनस a, ये दूसरी, ठीक है। तो इसके 2 हल कौन से होने थे, वो पहला एक ये वैल्यू हो गई और दूसरी एक ये। तो ऐसे हमने क्या किया, श्रीधराचार्य को बुलाया और वो आए, उन्होंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया और अब वो जा चुके, ठीक है। तब हम भी चलते हैं आगे की तरफ। तो इसी सीरीज में आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस ये क्या है, ये 12 है, क्या है ये तो 12 है, ठीक है। प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। डर तो नहीं लग रहा देख करके, इससे डरोगे तभी तो इससे भयानक आगे बैठे हैं, मिलेंगे। देखो इसको, इसमें क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। व्युत्क्रम मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ था, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो पे, कि मूल का मतलब होता है उसको उल्टा खड़ा करना, है ना। x है तो 1/x, y है तो 1/y, और उसके मूल क्या होते हैं, यहाँ आ जाओ, माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है भैया। अल्फा और बीटा, व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा 1/बीटा। अब इसका उल्टा करेंगे तो इधर बीटा आ जाएगा, इधर अल्फा चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे ये दोनों रहेंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यही रखो और निकाल के रख दो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या खपड़ व्यंजन करनी है आपको, मतलब खोपड़ी आपकी खराब होगी फालतू में, तो इसके बड़ी स्टेप में निकालोगे इसके मूल, फिर इनके करोगे उल्टा करने के बाद जोड़ोगे, ऐसे सीधे निकाल लेंगे, ठीक है। आओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, यहाँ क्या है ऑलरेडी माइनस लगा है तो प्लस 7 रहेगा, 7/1 क्या है, देखो यहाँ आपको पहले ही दिखाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/1 प्लस होता क्या है, ये माइनस का बी अपान ए होता है, एक माइनस सूत्र में होता है, वहाँ पे रखा है, दोनों मिल के प्लस हो गए। अब आता है अल्फा इंटू बीटा सी अपान 12/1, यानी ये वैल्यू 7, ये वैल्यू 12, अल्फा प्लस बीटा 7/12। बताओ ऐसे सॉल्व कर लेता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 नीचे आ गई। स्मार्ट अप्रोच है, हार्ड गधे वाली होती है,
ढोते रहे, पता नहीं कैसे ढोने से क्या मिल जाएगा, मतलब उसे क्या मिलेगा, आएगा तो लास्ट में 7/12 ही है ना, 7/12 ही मिलेगा लास्ट में आपको। वहाँ से निकालते शून्य, फिर उनको रखते जोड़ते, तो आता क्या 7/12, जो अभी यहाँ आया है। ठीक है, तो इसको ही छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ चलते हैं। तो आ जाइए भैया, सामने क्वेश्चन इंतज़ार कर रहा है आपका। क्या है क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं सबसे पहले तो, ठीक है, डरना तो है ही नहीं, डर के आगे जीत है, ये कहा गया है और यहाँ से सिद्ध भी होगा। देखो कैसे, पहला हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको इसने कहा है कि द्विघात समीकरण प्राप्त करिए। पहले उसको सॉल्व करो, द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, उसके मूल कैसे हैं वो भी ज्ञात करना है। साथ ही सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। सूत्र का प्रयोग मतलब श्रीधराचार्य को यूज़ करो और निकालो इसके मूल, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ कहा है कि चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना कि x-1 को 0 मान लो और x की वैल्यू वहाँ से 1 निकाल लो और यहाँ से 2 निकाल लो, यहाँ से 3 निकाल लो, ऐसे चीटिंग नहीं करनी है आपको। इसने पहले ही बताया x ≠ 1 2 3 है, x 1 के बराबर नहीं है, x 2 के बराबर भी नहीं, x 3 के बराबर। चीटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे, पहले आपको दो समीकरण रख लेनी यहाँ से, x-1 x-2, ठीक है। x-2 x-3 बराबर 2/3 ऐसा दिया हुआ, ठीक है। जब भी आपको इसमें सॉल्व करना है तो इसका सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में इन सब का आपस में होगा गुणा, ठीक है। गुणा के समय क्या करेंगे, x-1 x-2, इधर से दोबारा x-2 नहीं लेना, क्योंकि एलसीएम लेते समय हम क्या देखते हैं कि जो कॉमन है वो एक बार, जो नहीं है उसको भी रख लो। ये करते हैं ना एलसीएम में, जो दोनों में है उसको एक ही बार रखना होता है। जैसे हमारे पास 6 है, 2 × 3 लिखा, 4 है, 2 × 2 लिखा। जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और जो नहीं है उसको भी रखो, जो नहीं है उसको भी रखो, 2 दूनी 4 हैं, ऐसे हम 12 एलसीएम लाते हैं, ठीक है। तो ठीक वही काम हमने इसके साथ भी किया, जो दोनों में वो एक बार, जो नहीं है उसको भी रख देना। अब क्या करेंगे, इन दोनों से भाग कराओगे, मतलब हर से भाग करते हैं, अंश में गुणा किया जाता है। जब इन दोनों से भाग होगा तो ये दोनों तो स्वयं को ही निपटा देंगे, x-1 x-1 को, x-2 x-2 को निपटा देगा। बचेगा कौन, x-3, इसी का गुणा 1 से हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x-3। वैसे ही ये दोनों इन दोनों को निपाटेंगे और यहाँ पे आएगा x-1, ठीक है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आगे ज़रा देखते हैं इसमें। ऊपर जब इसको सॉल्व करोगे, x और x मिल के हो जाएंगे 2x, 3 और 1 मिल के हो जाएंगे 4, नीचे है x-1 x-2 x-3। इधर क्या है, इधर जो है वो तो है ना। आगे देखते हैं, 2 अगर कॉमन कर लें तो ये कुछ नीचे वाले के जैसा दिखने लग गया, देख रहे हो ना। क्यों विनोद, देख रहे हो, ये कुछ ऊपर वाले के जैसे दिखने लग गया, इसलिए इसको ख़त्म कर दो, यहाँ से 2/3 कर दो। ये 2 फिर सेम पोजीशन पे हटा दिया, ठीक है। बचेगा क्या, 1/x-1 x-3, और इधर क्या बचा, 1/3, 3 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों को हम इधर उधर भेज करके अपना काम बना लेंगे। देखो कैसे, x-1 x-3 बराबर, सही है ना। 3 इधर आया और ये चीज़ उधर गई है, लिखा इधर उधर है, बस गुणा कराओ, x² माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3 बराबर 3। बताओ इस 3 को काट दें, बताया था ना, पक्ष अलग अलग होंगे, पोजीशन सेम होगी तो काट देंगे। बस काटने में ध्यान देना कि जब पूरा कटेगा, जैसे यहाँ पे देखो पूरा पूरा कटा था तो 1 बचेगा, ऐसे आधा अधूरा कटता है, मतलब ये बच गया, ये कट गया, तो फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो x² माइनस 3x से मिलके 4x बराबर 0। बताओ मिल गया एक द्विघात समीकरण, इसने कहा था ना द्विघात समीकरण प्राप्त करो, मिल गया। मिलने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, इसके मूल क्या होंगे वो बताओ। उसको ज्ञात करने के हम इसका d निकालेंगे,
डी का मतलब होता है विविक्त कर 4ac। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ना यहाँ दिख रही है, बी की वैल्यू मतलब एक्स का गुणांक -4, फिर है -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू अचर यहाँ पे नहीं है इसलिए सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 × 16 माइनस पूरा 0। क्या मिला, डी हमें 16 मिल चुका है, डी की वैल्यू 16 है। ये 16 बता रहा है कि मैं 0 से बड़ा हूँ, यही बोल रहा है ना, 0 से बड़ा है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। क्या होंगे, असमान है, ठीक है। और अगर डी 0 से छोटा होता तो मूल इसके क्या होते, वास्तविक ही नहीं होते, काल्पनिक होते, सिर्फ उनकी कल्पना की जा सकती है, एक्चुअल में निकाल नहीं पाते, ठीक है। अगर ये डी 0 से छोटा होता, छोटा कब होता, जब ये माइनस की वैल्यू दे देती, और अगर ये डी 0 के बराबर है, बराबर कंडीशन अभी आपने कुछ सवाल भी लगाए हैं क्या, डी अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं ना, तो डी निकल गया। दो काम हमने कर लिए, मूलों की प्रकृति बता दी। अब सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल भी कर लो, ठीक है, हल करना रह गया, उसको भी कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3-3 चीज़ें पूछी, जी हाँ, एक क्वेश्चन में इसने 3-3 चीज़ पूछी है, आपको परेशान करने आया था। परेशानी नहीं करेगा, 6 मार्क्स भी दिलाता, अगर ये आएगा तो 6 मार्क्स भी दे के जाएगा भैया, 2 2 4 6 है ना, 2 4 6। थोड़ा सा देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो हमारे पास है x² माइनस का 4x = 0 दिया हुआ, यहाँ x² माइनस 4x = 0 है। अब हमारे पास a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -4, c की वैल्यू मिलेगी 0। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x = -b प्लस माइनस फिर अंदर रखो b² माइनस 4ac बटे 2। इसने क्यों कहा है सूत्र का प्रयोग करिए, क्योंकि यहाँ देखो c एब्सेंट है, तो c एब्सेंट है तो c की वैल्यू आप क्या रखोगे, यही आपसे जानना चाहता है। तो c की वैल्यू हम 0 रखे हैं, यहाँ से c की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x = हो जाएगा माइनस का b, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे आके वो +4 हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस माइनस b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, और नीचे आ जाओगे तो 2 × a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ बचेगा 4 प्लस माइनस अंदर 16 -0 और बटे 2, 4 प्लस माइनस 16 का क्या निकलेगा बाहर, 4 आ जाएगा तो बटे। ऐसे में x की वैल्यू आप 2 तरीके से निकालोगे, एक बार क्या, 2 मान तो ऐसे भी निकालने हैं, एक बार हम 4 को +4 के साथ लेके निकालेंगे, 8/2 यानी वैल्यू मिलेगी क्या 4, एक बार ये मिलेगी। दूसरी बार अगर हम इनको माइनस साइन के साथ लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0/2 यानी कि 0। एक बार x की वैल्यू आपको 0 भी मिलेगी, ठीक है। 2 वैल्यू यहाँ से आई हुई हैं, दोनों यहाँ से, अब आपका सवाल हो जाता है ख़त्म। थोड़ा इसको छोड़ के बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम थ्योरी वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपसे सेम पैटर्न पे, जैसे आपने पिछली क्लास में देखा था वैसे ही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ हम 2 चर लेके उनको कर देते, यहाँ हम 1 चर लेके करेंगे, ठीक है। यानी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बता नहीं पाओगे कि ये चैप्टर नंबर 3rd से है या 2nd से है, वही अप्रोच इसमें भी लगानी है, ठीक है। और तो कभी कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो मात्र आपको मतलब देखने से ही लग जाएगा कि द्विघात समीकरण से ही आया है। जैसे जब 2 चीज़ें, एक x और एक y मानते थे वहाँ पे, और यहाँ पे उन्हीं दोनों पे एक संबंध देगा, एक x होगी, एक x के साथ ही दूसरी बन जाएगी x के ही पद में, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, हर अंश से 1 ज़्यादा है। अगर अंश इसका 1 है तो
हर उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो तो भिन्न क्या है, सबसे पहले हम क्या हमें पता चल जाए जो हमें भिन्न पता चल जाए। भिन्न का हर जो है उसके अंश से एक ज़्यादा है, हर एक ज़्यादा है। अगर अंश आपको पता चल जाएगा तो हर के लिए एक जोड़ के निकाल लोगे, है ना। तो सीधी सी बात है, तो आप यहाँ अंश मान लोगे, माना भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या होगा, एक ज़्यादा। सीधी सी बात है, एक ज़्यादा हो जाएगा। और भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न तो हमेशा लिखी जाती है अंश बटे हर, यानी x बटे x प्लस 1। स्थिति क्या बताइए, इस भिन्न का 3 गुना, इस भिन्न का 3 गुना। चल जाते हैं हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, प्रश्नानुसार चलते हैं। इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। क्या, इस भिन्न का 3 गुना, यानी इस भिन्न में हम क्या करें, 3 से गुना कर दें। ये जो इस भिन्न का 3 गुना है भैया, ये इसके व्युत्क्रम यानी x प्लस 1 बटे x, उल्टा करते हैं। सर पे पाँव, पाँव पे सर, ऐसे रख देना, आपको उल्टा करना, व्युत्क्रम यही मतलब होता है। तो क्या बताया है, इस भिन्न का जो 3 गुना है वो व्युत्क्रम के 2 गुने से, व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। ये वाला 1 कम है। 3 गुना जो है वो उल्टा होने पे व्युत्क्रम से 2 गुने से 1 कम है, 1 ये कम है, तो 1 हम इधर भी कम कर दें, दोनों बात बराबर हो जाएंगी, है ना। 1 ये कम है तो 1 को हम उधर घटा दें या 1 इधर जोड़ दें, बात एक ही है। इधर 1 जोड़ दोगे तो बराबर हो जाएगा, उधर 1 कम भी कर दोगे तब भी ये दोनों बराबर। बराबर क्यों कर रहे हैं, समीकरण बने और उसको सॉल्व करें, इसीलिए बराबर कर रहे हैं। ठीक है, चलो भैया, 3x बटे x प्लस, आगे आओ, 2x प्लस 2 बटे x माइनस 1। ठीक है, इधर रहने दो 3x बटे x प्लस 1। आगे आ जाओ, इधर 2x प्लस 2, ये x जाके उधर x से गुणा होगा तो x हो जाएगा, बटे में पूरे x हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर, 2x में 1x घट जाएगा, इधर तो 3x अपने जैसे रहेंगे जैसे ये थे। ठीक है, इधर x में से घट जाएगा x प्लस 2, और बटे क्या बचेगा, सिर्फ x। कराएंगे तिरछा गुणा, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, x का 3x स्क्वायर क्या बनेगा, x का बन जाएगा इधर से 3x स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का x प्लस 2 से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, यही बनेगा। कैसे, x स्क्वायर 1x और 2x 3x हो गया, 1 2 जा 2 हो गया। ठीक है, ऐसे में 3x स्क्वायर सारा कुछ सभी चीज़ें हम इस साइड ले आ रहे हैं। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाया तो 2x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हल निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4, पहले a और c का गुणा कर लो, 4 के जो फैक्टर बनेंगे भैया वो 2 और 2 ही बनेंगे। ठीक है, अब इनको घटा ऐसे फैक्टर बनाओ, इनको घटा के 3 मिलता हो, 2 का 2 से घटा के 3 कभी नहीं मिलेगा, इनको हटा देना। और 3 का 1 घटा, सॉरी 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 जरूर मिल जाएगा, और 4 1 कम 4 हो भी जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 नहीं बना कर के क्या बनाए हम, 4 गुणे 1 बना देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस, यहाँ बन चुका है 4 माइनस 1 x माइनस तो यहाँ आपको क्या करना है, x माइनस 2 तक ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। जब माइनस इंटर करेगा इस साइड से x इंटर करेगा, माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है
तो सारे साइन बदल जाते हैं। तो x और माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 2 बराबर 0। बताओ दोनों से क्या कॉमन मिलेगा? 2 मिल जाएगा, x मिल जाएगा, x माइनस 2 कर देंगे। x माइनस 2 यहाँ बचा है तो वहाँ भी बचना चाहिए, लेकिन वहाँ पहले से x माइनस 2 है, यानी कॉमन कुछ नहीं ले सकते यहाँ से। जब कुछ नहीं ले सकते तो फिर क्या लेंगे? एक तो ले सकते हैं, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ एक होता है। कौन? भगवान। आओ यार आगे। x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 अलग, 2x प्लस 1 अलग बराबर 0। अब बताओ अगर x माइनस 1 को हम 2 को 0 के बराबर ले लें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर हम 2x माइनस 1 की वैल्यू बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये वैल्यू मान्य होगी, ये वैल्यू आपकी अमान्य होगी। क्यों अमान्य होगी? क्योंकि किसी भिन्न का अंश माइनस में हो नहीं सकता, भिन्न का नहीं हो सकता। परिमेय में आपने जरूर देखा होगा कि -2/3 को परिमेय बोल देते हैं। परिमेय बात अलग होती है बेटा, भिन्न बात अलग होती है, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा यानी पार्ट, और पार्ट कभी किसी भी चीज़ का पार्ट या भाग या हिस्सा माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर भिन्न लिखी है 1/2 यानी 2 पार्ट में से एक हिस्सा, अगर लिखा है 2/3 यानी 3 भाग में से 2 हिस्सा। अब बताओ हिस्सा कभी माइनस में हो सकता है? इसीलिए तो ये अमान्य हो जाएगी और ये वाली वैल्यू मान्य हो जाएगी, ठीक है। आओ अभी ऐसे सवालों में हर जगह आपको मान्य क्या होगा, अमान्य क्या होगा, ये चीज़ हर सवाल में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले x की वैल्यू हमारे पास है 2, तो अंश हमारा हो जाता है क्या? आगे देखने तो यहाँ हमें तो भिन्न ज्ञात करनी थी ना, तो अब भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी हमारी x/x प्लस 1 थी, x की जगह रख दो 2 और 2 प्लस 1 यानी 2/3, 2/3। फिर से आपने भिन्न ही प्राप्त करी, अभी सवाल का जवाब नहीं दिया। हिंदी वाले सवाल में जवाब जरूर देना है। जवाब कैसे देना है? अतः जिसको पूछा था ये भिन्न ज्ञात कीजिए, अतः वह भिन्न 2/3 होगी, और ऐसे सवाल अपनी समाप्ति की तरफ चलता है, ठीक है। और सवाल तो समाप्त हो गया तो हम क्यों रुके, हम भी चले आगे, है ना। तो आ जाओ भैया, इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन से मिल लेते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसने कहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 340 है। संख्याएं क्या हैं? 2 क्रमागत हैं और सम भी है, ठीक है। मतलब सम और उसके एक बाद वाली भी है। जैसे एक संख्या 2 हो गई तो उसके बाद एक सम संख्या 3 नहीं 4 आती है, सम की बात हो रही है, ठीक है। तो हम संख्या हमें ज्ञात करनी है, हम क्या करेंगे? माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या हो जाएगी बताओ? सम संख्या को क्या मानते हो आप? 2 गुणे कुछ भी रख लो, ए रख लो, बी रख लो, सी डी कुछ भी रख लो, है ना। तो लेकिन 2 के साथ ही रखना, तो हम यहाँ रख लें 2x। ये पहली सम संख्या। हमेशा सम संख्याओं को 2 गुणे कुछ लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी जो बनेगी, दूसरी सम संख्या अब सम संख्या तुरंत बात तो आती नहीं है, अल्टरनेट से चलती है, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक। तो मतलब हर 2 नंबर दूसरे नंबर पे सम संख्या मिलती है, हर दूसरे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और प्लस का 2 क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी, इसीलिए हमने 2 जोड़ दिया। 2x प्लस 2 ये दूसरी संख्या होगी। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। कैसे चलेंगे? जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे चलेंगे, ठीक है। क्या? जिनके वर्गों का योग 340 है। किनके वर्ग? जिनके, जिनके मतलब उन्हीं के सम संख्याओं के, ठीक है। आओ इधर 2x प्लस का 2 बराबर स्क्वायर इक्वल 340,
ठीक, 340। 2 का क्या होगा 4, x का होगा x स्क्वायर, 2 का होगा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ध्यान से देख लेना एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने जा रहा है, क्या होता है 4x स्क्वायर, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 2, ले जाओ भैया, क्या ले जाओ, सवाल इधर आओ, 340, 4x स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, 2 दूनी 4, 1 8x हो गया, ठीक है, 4 4 8x स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 8x। इस 4 को उनको दे दो, किनको, इनको दे दो भैया, किसको, 340। अब वो 4 का क्या करेंगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम दे देंगे, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 300, ले 340 ने 4 का कुछ नहीं किया, लेकिन 4 ने 340 का बहुत कुछ कर दिया, 336 बचाया, है ना। आओ 8 8 अगर कॉमन ले लें, क्या 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, कट सकता है, इसलिए 8 कॉमन करके हम क्या करें, उसकी साइड भेज करके इसको और छोटा कर लेते हैं, 336 बटे क्या आ जाएगा 8, यही 8 जो कॉमन किया गुणे से नीचे चला गया, काटो भैया, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, समीकरण बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस का 42 बराबर 0, ये समीकरण बना। हल कर लोगे इसको, कैसे हल करोगे, चाहे बुला लो सीढ़ीधराचार्य को और चाहे कर लो गुणन करना, 6 7 42 होता है, घटा के 1 लाना, 6 और 7 घटाने पे भी 1 आता है, ठीक है, 6 7 कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 42 बराबर 0, बताओ कोई दिक्कत, आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 7x माइनस का 6x माइनस 42 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, x कॉमन ले लिया, x प्लस 7 बच गया, माइनस 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 7 बच गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 7 अलग, x माइनस 6 अलग बराबर 0, बताओ x प्लस 7 को अगर 0 मानेंगे, x की वैल्यू माइनस 7 आएगी, ये वैल्यू अमान्य होगी कि नहीं होगी, जी भैया बिल्कुल अमान्य होगी, क्यों, क्योंकि संख्याएं माइनस में नहीं, ठीक, आगे x माइनस 6 बराबर 0, x की वैल्यू क्या 6, ये वैल्यू मान्य है मान्य क्यों है, सम संख्या है, सम संख्या हमेशा पॉजिटिव चलती है, मतलब धनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ अब हमारे पास मान्य वैल्यू 6 है, यानी पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 6 होगी, नहीं 6 दूनी 12 होगी, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या 6 दूनी 12, दूसरी 6 दूनी 12, 2 14, ठीक है। अभी हमने निकाली पहली और दूसरी सम संख्या, नीचे लिख भी देना एक लाइन, मेरे कहने से लिख लिया करो, अतः वे संख्याएं, कौन सी, वे, अतः वे संख्याएं 12 व 14 हैं, ठीक है, क्या है 12 और 14 हो जाए, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही थ्योरी वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है आपको, इजीली आप इनको कर सकते हैं, बस थोड़ा समझने की, आप क्या है समझने की समस्या हो सकती है। अगर सवाल को समझ गए, सवाल करने से ज़्यादा समझना जरूरी होता है कि उसकी भाषा हमें समझ में आ जानी चाहिए, बस अगर भाषा समझ में आ गई 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 20% अप्रोच आपको लगानी है, 100% सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और किसी और क्वेश्चन से निपटते हैं। तो आओ रेल चलाएं। रेल चलाएं में क्या है, एक रेलगाड़ी है, इसको चलाना आपको है, वो देखना मुझको, बैठा लेना मुझको, ठीक है। देखें यहाँ एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी अगर तय कर रही है, कितने, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि ऐसा हो कि 4-5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई,
तो वह उसी यात्रा को 180 को ही आधे घंटे कम समय में तय कर लेगी। समझ लो, ऐसे तुमसे भी कह रहा हूँ कि सवाल करने की स्पीड बढ़ा लो और 3 घंटे 15 मिनट से पहले कर ले, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तुम्हें तो समझ में आ नहीं रहा, उस रेल को समझ में आ गया तो वो अपनी चाल बढ़ा के आधा घंटा कम टाइम में कर ले रही। ठीक, देखो पहले आपको रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो वही हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है ना, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 180 किलोमीटर जाने में इसको लगा समय। हर चाल संबंधी, दूरी संबंधी जो सवाल होंगे इसमें समय निकालना पड़ेगा आपको। क्या समय, तो 180 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे तो पता ही है ना। 180 बटे क्या, दूरी बटे चाल इसकी x है, दूरी 180 है, समय 1। ठीक है, एक समय आपको मिल गया। चलो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इस समय को समय पहला हो गया, T1 समय हो गया। ठीक है, अब वैसे ही नई चाल से 180 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, नई चाल के साथ 180 किलोमीटर जाने में लगा समय 180 दूरी उतनी रखनी है, चाल को इस बार बढ़ा दो और समय आपके पास है T2। ठीक है, प्रश्नानुसार चलें। कैसे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में बताया कि अगर चाल बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। कितना, अधिक चाल बढ़ी ये वाला जो समय है कम है, आधे घंटे पहले से ज़्यादा कम है ये। मतलब पहला वाला क्या है, ज़्यादा है, और दूसरा वाला क्या है, कम है। ये वाला समय कम लगा है, दूसरा ये कम कितना है, आधा घंटा, तो इसमें आधा घंटा प्लस कर दो, है ना। क्या करते हैं, आधा घंटा प्लस कर देते हैं, दोनों बराबर। T1 की वैल्यू बताओ 180 बटे x, T2 की वैल्यू बताओ 180 बटे x प्लस 5 माइनस 1 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 180 बटे x बराबर, नीचे क्या करो सॉल्व करो, 2 गुणे x प्लस 5, 18 दूनी 36, 360 माइनस इसका गुणा उधर करोगे तो माइनस में x और माइनस में 5 भी मिलेगा। थोड़ा सा इसको आगे दो, तो हमारे पास इधर है 180 बटे x, 360 में 5 घटाओगे 355 माइनस x, और नीचे है 2x प्लस में 10। बताओ, है ना, सही है ना। तो आगे देख लेते हैं। अब इनका करेंगे तिरछा गुणा, इसका होगा 18 दूनी 360x और 10 से होगा तो ये 1800 हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल आराम से सॉल्व करें। 355x हो जाएगा और माइनस का f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सारी चीज़ें एक साइड ले लो, x स्क्वायर 360x माइनस 355x प्लस 1800 बराबर 0। बन गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी
में चल रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या होगा, इसने कहा था कि जो T1 समय वो ज़्यादा है, बाद में समय वाला कम है। बाद में कितना कम है, आधे घंटे कम। ठीक है, तो अगर हम T1 में से T2 को घटा देंगे तो बताओ आधा घंटा का फ़र्क आएगा, 1/3 नहीं 1/2 है ना। कितने का फ़र्क आएगा, आधे घंटे का फ़र्क आ जाएगा। T1 की वैल्यू रखो जरा सा 180/x माइनस T2 की वैल्यू रखेंगे 180/x प्लस 5 और बराबर में 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, 180 x बन जाएगा, माइनस लगेगा, फिर इधर भी 180, सॉरी 180x और 18 पंजे 90 भी तो बनेगा, यानी 900। फिर इधर क्या है 180 x बन, ठीक, इधर क्या है 1/2 जैसे तैसे। बताओ इन दोनों को काट दें, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस के वैसे भी इनको ख़त्म ही होना चाहिए। जो विरोधी दल होगा उनको ख़त्म कर देते हैं, मैथ ये सिखाते हैं, है ना। विरोधी दल खत्म, 900 बटे x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, और इधर है हमारे पास, बताओ ये सही है, गुणा कराओ ऐसे, तो x स्क्वायर और 5x, इसका गुणा x से हुआ तो ये वही रह गया, और 9 दूना इधर 1800 बन गया। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। आप बताओ भैया 1800 को छोटा तो नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, माइनस है बीच में, लाना 5 है, हटा के ऐसे खंड करो, घटा के 5 लाना है 1800 से। चलो कराते हैं, अगर 2 से ख़त्म किया तो 900 मिलेगा, फिर 2 से किया तो 450 मिलेगा, फिर 2 से किया तो 225 आएगा, फिर 2 से कर नहीं पाओगे, 3 से ही करोगे, 3 से करोगे तो 3 से 3 5 मिलेगा 75, फिर 3 से करोगे तो मिलेगा 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे खत्म। अब बताना जरा, अगर हम 2 दूनी 4 8 और 8 पंजे 40, ठीक, हमारे पास 3 तरीकों 9 पना 45 बचता, 40 और 45 का अंतर 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घटा करके 5 लाओगे ना, तो ऐसे आप इसको कर लोगे, हटा देंगे इसे, क्या मिला आपको 40 मिला और 45 मिला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर रखेंगे 45 और माइनस करेंगे 40, गुणा करेंगे x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। बताओ ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा और x प्लस 45 बचा रहे, यहाँ से माइनस 40 मिलेगा और x प्लस 45 बचा रहेगा बराबर 0। x प्लस 45 अलग कर लो और x माइनस 40 अलग कर लो। x प्लस 45 को आप 0 के बराबर ले लोगे, ठीक है, क्या करना है 0 के बराबर ले लेना है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 45, और मैं फिर कहूँगा कि ये वैल्यू क्या है, अमान्य है। वैल्यू अमान्य है क्यों, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x माइनस 40 बराबर 0, x की वैल्यू 40, ये वैल्यू आपकी मान्य है। क्यों मान्य है, ये पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, अब बताओ रेलगाड़ी की समान चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की समान चाल हमने x मानी थी, वो 40 आ चुकी है। ठीक है, नीचे लिख भी देंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी भी है और यहाँ से सवाल आपका खत्म हो जाता है। तो इसको यहीं पे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड पूछ लेता है, तो इसको क्या कैसे करेंगे,
समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल के साथ भुजाएं पहले ही बता दिए इसने कि सेंटीमीटर में दी हुई है, और क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो आपको क्या करना है, एक भुजा 5x है और दूसरी क्या है 3x-1 है, लेकिन इसने ये भी कहा है कि समकोण बनाने वाली ये भुजाएं हैं। समकोण बनाने वाली का मतलब क्या कि एक भुजा ऐसे होती है और दूसरी ऐसे होती है, तो यही दो हैं जो समकोण बनाती हैं, यानी 90 अंश का कोण कौन बनाती है, यही दो भुजाएं। तीसरी तो एक कर्ण ऐसे ही फ्री भुजा होती है जो 90 अंश से मतलब दोनों से फ्री होती है, ना ही ये इधर क्या है, एक ये भुजा हो गई इधर से 5x, चलो इसको मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरी वाली को 3x-1 मान लेते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल अगर हमको दिया है तो पहले तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, उससे पहले हमारे पास देखो भुजाएं हैं, ठीक है, हमारे पास भुजाएं हैं, माना ये सामने ऊपर वाली जो भुजा है इसको क्या मानते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मान के चलो, ठीक है, क्या ऊंचाई, लंब जो है वो ऊंचाई का करेगा 5x सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो आधार हो जाएगा 3x-1 सेंटीमीटर। और प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें, क्या प्रश्न अनुसार चलें, तो प्रश्न में आपको बताया गया है कि इनका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यहाँ देख लो, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और है कितना ये 60 है, ठीक है, कितना दिया है 60, तो 1/2 आधार का मतलब हो गया 5x और गुणे ऊंचाई का मतलब हो गया 3x-1। इस दो को इधर गुणा करा दो तो इनका आपस में गुणा करा दो, तो 5 दिया 15x², 5 का 1 से होगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इधर क्या है 60 दूना 120, 60 दूना 120, दोनों से 5 कॉमन करो और इस 120 को काट देते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 3x² और माइनस का केवल x, 5 हम कॉमन ले गए, और कॉमन ले गए तो उसी को इसके नीचे भेज दिया, क्या किया नीचे भेज दिया, और 5 से इसको काटेंगे तो 24 बार में खत्म, 3x² माइनस का x और माइनस का 24, हाँ अभी इधर नहीं लाते, अगले स्टेप में इसको अपनी साइड ले लेंगे, तो 3x² माइनस x और माइनस का 24 बराबर 0, ऐसे आपको रख लेना है। अब इसमें क्या देखेंगे कि 24 दिया 72 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको घटा करके 1x लिखा है, बीच में 1 आ जाना चाहिए। 24 दिया 72 के खंड बनेंगे 8 और 9, 8 9 से आपको 72 मिलेगा, और 9 को 8 से घटाने से 1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऐसे फैक्टर हम बनाएंगे जिनको घटा के 1 मिलता हो, घटा के इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन हमारा माइनस का है इसलिए, तो यहाँ पे है 3x² माइनस लिख देंगे क्या 9 माइनस 8 और माइनस 24 बराबर 0, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे है 3x² माइनस 9x और प्लस का 8x माइनस 24 बराबर 0। इन दोनों से अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 भी मिलेगा, x भी मिलेगा, और x माइनस 3 यहाँ पे बचा रहेगा। x माइनस 3 हमको आगे भी बचाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 को कॉमन लेके चलेंगे और x माइनस 3 यहाँ पे बचा रहेगा। x माइनस 3 अलग ब्रैकेट में है और 3x प्लस 8 अलग ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल 0।
अब इनमें से बारी बारी से इनको हम रख लेंगे 0 के बराबर। सबसे पहले मान लिया कि माना x माइनस 3 है 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। वैसे ही 3x प्लस 8 ये हमारा हो गया 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई -8/3। ये वैल्यू यहाँ से दी आ जाती है। ये वैल्यू आपकी मान्य हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी अमान्य हो जाएगी। अमान्य इसलिए क्योंकि जो भुजा है त्रिभुज की वो माइनस में तो आएगी नहीं, इसलिए x वाला जो माइनस का पार्ट है, जो माइनस की वैल्यू है, उसको हम ख़त्म कर देंगे यहीं से। x बराबर 3 लेके इसकी बाकी की भुजाएं निकाल लेंगे। तो बाकी की भुजाएं निकालने के लिए थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। अब हमारे पास है 5x ऊंचाई के लिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 गुणे कितना 3, यानी कितनी हो जाएगी ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊंचाई का हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आधार भी अगर इसका चाहिए तो आधार के लिए हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 3x माइनस 1 है, तो 3 गुणे क्या कर देंगे 3 और माइनस का 1, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 सेंटीमीटर हमारा त्रिभुज का आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का आधार। और यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी है कि अतः त्रिभुज की भुजाएं, अतः त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखते हुए सवाल को ख़त्म कर देना है। तो ये लाइन आपको लिखनी ज़रूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको एक लास्ट में ये लाइन हिंदी से लिखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी 6 नंबर के क्वेश्चन में 4 शायद 4 भी मिले या 5 भी मिले, पर 6 तो नहीं पाओगे अगर लाइन नहीं लिखी तो, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान दे के ये चलना है कि जो इसने पूछा था वो हमें एक लाइन में जवाब देना भी है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं और थोड़ा सा और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपसे एक ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा, आयु बेस। आयु बेस अगर आपको सवाल पूछता है तो उसकी अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आयु वाले या जहाँ पे जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार पीछे करवा चुका हूँ। मतलब उनकी लैंग्वेज दूसरी थी, यहाँ दूसरी लैंग्वेज है, पर पैटर्न यही था। आयु वाले, चाल वाले या फिर संख्या या भिन्न वाले जैसे भी सवाल आएंगे वो हम पिछली क्लास में करवा चुका था। यहाँ पे हम करेंगे इनको किस तरीके से द्विघात समीकरण बना के। वहाँ क्या करते थे, वहाँ 2 नए समीकरण बना के हल करते थे, और यहाँ एक ही समीकरण बनेगा और वो द्विघात समीकरण होगा। वहाँ क्या बनाए थे, वहाँ रैखिक बनाते थे ना, वहाँ 2 चर थे और 2 समीकरण और फिर सॉल्व किए थे। यहाँ पे आपके पास एक ही समीकरण होने वाला है। तो इसको देखो, इसने कहा है एक कोई रहमान है जिसकी आपको वर्तमान आयु बतानी है। तो जो चीज़ बतानी होगी, मैंने बताया था कि जो बतानी हो आपको सबसे पहले उसी को मान लेना कि माना रहमान की वर्तमान आयु। सबसे पहले आपको आयु वाले में सबकी वर्तमान आयु को मान लेना होगा। रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब जो छेड़खानी आपको करनी है वो वर्तमान आयु के साथ करनी है। इसने पहले कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, अगर अभी ये 10 साल का है तो 3 वर्ष पूर्व 10 में से 3 घटा दोगे 7 रही होगी। वैसे ही अभी x है तो x में से 3 घटा दोगे, x माइनस 3 लिखोगे, है ना। 3 वर्ष पूर्व ये x माइनस 3 रही होगी। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या रही होगी, x माइनस 3, इतने वर्ष रहेगी, ठीक है। दूसरा इसने कहा है अब से 5 वर्ष बाद। अब यहाँ देख लो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। 5 वर्ष बाद अभी से इसमें 5 जोड़ दो, अभी की आयु में 5 जोड़ दो। अभी 10 साल है तो 5 वर्ष बाद 10 + 5 होगी, यानी 15 बन जाएगा। वैसे ही अभी x है
5 वर्ष बाद x+5 बन जाएगी। तो इसने कहा है कि जो 3 साल पहले की आयु है उसका व्युत्क्रम की बात आई है। तो बताया आपको कि व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर देना है नंबर को, ठीक है। सर ऊपर रहता है, पहले आपको क्या करना है, इनको उल्टा टांग देना है ऐसे, अब ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका हो गया व्युत्क्रम। इस तरीके से संख्या में क्या होता है, 2/3 होता है, उसको बना देना है 3/2। अगर वो 2 है इसका मतलब वो 2/1 लिखा होगा, तो उसको हम 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनका व्युत्क्रम बनाया जाता है। वैसे ही हमारे पास व्युत्क्रम x-3 है। तो चलेंगे हम प्रश्नानुसार। व्युत्क्रम की बात आएगी तो इसको लिख देंगे x-3। और कहा है कि अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का, मतलब इसका भी व्युत्क्रम करो और दोनों का योग 1/3 है। योग मतलब जोड़ो और मतलब x+5 x-3 दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ये जैसा तो इसने कहा वैसा हमने रख लिया। अब अपनी अप्रोच लगानी है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे। गुणा कराओ इनका, तो हो जाएगा ये x², ठीक है, और -3 प्लस हो जाएगा 3 2, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, इसका अलग से गुणा करके निकाल के रख लेना, मुझे पता है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। 3x आएगा, फिर 5x भी आएगा, 5 में से 3 घट के 2x बचेगा और 3 बचे -15 हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ रखी हुई है। आगे इनका तिरछा गुणा करवाओगे तो ये x+5, और आगे इसको रखोगे तो ये x-3, और बराबर में क्या है, 1/3। ज़रा बताना इन दोनों x को हम जोड़ दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 5 में से 3 घटाया तो क्या बचा, 2 बचा। नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास है x² प्लस का 2x और माइनस का 15 बराबर 1/3 हो जाएगी। ऐसा इसने दे रखा है। अब करवाएंगे तिरछा गुणा, इसका इससे होगा, इसका इससे। जब ये 1 से गुणा होगा तो ये बदलेगा नहीं, जैसे तैसे रखा जाएगा, पर इसका गुणा करके हम इनको बदल देंगे। क्या होगा, ये नीचे वाला तो बदलेगा नहीं, तो इसको 1 से गुणा करवाया और वैसे ही रख दिया। इसका जब गुणा होगा तो 3 दूना 6x और 3 दूना 6 बन जाएगा। सभी कुछ अपनी साइड ले लेते हैं तो क्या बनेगा, बाकी x² अकेले रहेगा। अब यहाँ है 2x प्लस का और ये 6x प्लस का, इस साइड आके ये -6x बन जाएगा। क्या बनेगा, -6x। इसको इसी के साथ ले लिए। -15 है ना, चलो रख लो, 6 को माइनस करके इधर लिया, ठीक। अब क्या करना है, x² -2 में से 6 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 4x, और 15 6 कितना, 21 हो जाएगा। अब 21 के ऐसे खंड बनाओ जिनको घटा के क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो घटाने पे वैसे तो 21 का 7 और 3 बनता है, 7 गुणे 3, और 7 3 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। तो एक ही गुणनखंड इनका बनता है वैसे भी, 3 और 7 का। तो तुरंत हम इसको बना पाते, x² माइनस, यहाँ लिख देंगे 7 3 और गुणे में लगाएंगे x और 21 = 0 हो जाएगा। x² माइनस का 7x और प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। बताओ, कराओ इसमें से कॉमन क्या क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा पहले वाले में से, और यहाँ x -7 बचेगा। आगे से आप 3 कॉमन ले लो और यहाँ भी x -7 बचा दो बराबर 0। अब अगर दोनों से कॉमन करेंगे तो x -7 ले लेंगे और x +3 अलग कर लेंगे बराबर 0। फिर से आपको गुणनखंड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, एक दूसरे को मान लेंगे कि माना x -7 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो गई कितनी, 7। x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल जाती है। फिर आपके पास है x +5 x +3 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिल गई -3। अब बताओ ये वैल्यू अमान्य हो जाएगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि किसी की जो एज होगी, किसी की आयु होगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। कि कभी आपने -3 साल का लड़का देखा, नहीं देखा, तो इसलिए ये वैल्यू मान्य होगी, प्लस वाली, माइनस वाली नहीं मान्य होगी। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास मान्य वैल्यू है 7, तो 7 में से हम निकाल लें इसकी वर्तमान आयु। अब बताओ रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, x वर्ष। तो नीचे लिख देना
क्या लिखना है, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख के चलनी है। सवाल ख़त्म होता है और हम चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई देख लेंगे इस क्वेश्चन को भी। आपसे ऐसा क्वेश्चन आकृति बेस पूछा जा सकता है जिसमें वर्ग या क्षेत्रफल मतलब वर्ग या आयत से वो पूछ सकता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये बना देता है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में ये परिवर्तन करें, चौड़ाई में ये परिवर्तन करें तो क्षेत्रफल में ये परिवर्तन होता है, ऐसे बनाता है। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जिसका वर्गों से रिलेशन है। वर्ग मतलब 2 वर्ग हैं जिनका क्या है, परिमाप इसमें कहा मतलब योगफल क्षेत्रफल का दिया 157 और परिमाप का योगफल 68। इसमें आपको दोनों वर्गों की भुजाएं बतानी है। अब वर्ग 2 हैं तो आपको यहाँ दोनों वर्गों की भुजाओं में कोई रिलेशन नहीं है। क्या है, दोनों वर्गों की भुजाओं से कोई रिलेशन है नहीं इसमें। यार कुछ ज़्यादा नहीं खा ली इसे। को तक हवा दी मेरे घर। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या कि दोनों वर्गों की भुजाओं में कोई रिलेशन नहीं आता, दोनों की भुजा अलग अलग माननी पड़ेगी आपको। दोनों की भुजाएं अलग अलग ही लेनी पड़ेगी। अगर ये कहता कि एक वर्ग की भुजा दूसरे की 3 गुनी है, दूसरे की 4 गुनी है, या कहता इतनी ज़्यादा है उतनी कम है तो हम मान जाते। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि भुजाओं में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं दिया। तो हम यहाँ पे अलग अलग मानेंगे। अलग अलग मतलब माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा x मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। दूसरे वर्ग की भुजा, अब देखो तो पहले वर्ग की भुजा है तो पहले वर्ग का हम परिमाप भी निकाल लें। क्या परिमाप से क्वेश्चन है, पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा बताओ भैया। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे वर्ग की एक भुजा, तो 4 गुणे x कर देंगे, 4x मीटर, ये परिमाप हो गया। अब परिमाप मिल गया तो क्षेत्रफल से भी रिलेशन है तो पहले वर्ग का हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। इसी बीच में वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी x का क्या कर दो स्क्वायर, ये पहले वर्ग की कहानी होगी। दूसरे में आ जाओ, दूसरे वर्ग की भुजा, इसको हम मान लें दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, y मीटर है। और दूसरे वर्ग का जो परिमाप बनेगा, दूसरे वर्ग का परिमाप जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 गुणे y मीटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 4 गुणे एक भुजा तो 4 गुणे y। दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बन जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर। अब हम चले प्रथम स्थिति के अनुसार। कैसे चले, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार। ठीक है, अगर हम प्रथम स्थिति के अनुसार चल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, क्षेत्रफलों का योग 157 दिया है। पहले हम दूसरी स्थिति ले लेते हैं ना, लिखा है प्रथम स्थिति के अनुसार, तो यहाँ रख देते हैं क्या, दोनों का जोड़ किसके बराबर, 157 के बराबर, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति के अनुसार चले। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार अब हमारे पास दूसरी स्थिति में क्या है, दोनों का परिमाप, परिमाप मतलब एक का 4x है और दूसरे का 4y है, दोनों का जोड़ कितना 68। 4 4 कॉमन करके 68 को काट दो जरा सा, इसको थोड़ा सा काट के क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। काटेंगे और छोटा करेंगे, देखो तो x प्लस वाई अब काटने के लिए जाएगा इसके नीचे, तो 4 1 कम 4, 4 7 28,
x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 17। अब बताओ दोनों समीकरण हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर वाले हैं और ये हमारे मतलब एक घात वाले हैं। ठीक है, तो एक घात वाले दो घात वालों के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकते। अगर इनकी घात न होती तो हम इनको इनके साथ सॉल्व करते। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे फिर जब सॉल्व नहीं किए जा सकते तो इनके लिए हमारे पास एक तरीका है। वो क्या है भैया? वो ये कि यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लें 17 माइनस वाई और इस वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 पर, मतलब रखा लेंगे। ठीक है, वैल्यू को समीकरण 1 में रखा दें। समीकरण 1 में x बराबर 17 माइनस वाई रखने पर ऐसा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखा रहे हैं इस जगह पे 17 माइनस वाई, तो लिखो भैया 17 माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर और बराबर 157। ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 189 माइनस नहीं इसका 17 का क्या होता है स्क्वायर 289 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 17 दुनाई 34 वाई और यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 157। ठीक है, ऐसा रखते हैं। वाई और वाई स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2y स्क्वायर और हमारे पास है यहाँ पे 34y प्लस 289 माइनस 157 बराबर 0। इतना कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 34 का y और यहाँ से घटा दोगे 9 में से 7 घटाया 2, 8 में से 5 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 132 आएगा प्लस के साथ बराबर 0। सभी जगह से 2 कॉमन किया जा सकता है, तो 2 को कॉमन करके 0 की साइड भेज देना, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? वाई स्क्वायर माइनस का 17y और प्लस का 66 बराबर 0। इतना कम कैसे हो गया? क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया और 2 को हम 0 की साइड ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब 66 के फैक्टर बनाओ, जोड़ के 17 मिल जाए, 11 6 के 66, 11 6 17 बना दो भैया। वाई स्क्वायर 17y को लिख देंगे हम 11 और प्लस 6, साइड में y प्लस का 66 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 11y हो जाएगा और माइनस 6y हो जाएगा और प्लस का 66 हो जाएगा बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ y माइनस 11 यहाँ बचेगा। आगे से 6 कॉमन ले लो और क्या फिर y माइनस 11 अंदर बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में y माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 11 बराबर 0। अब बारी बारी से इनको हम 0 के बराबर रख लेंगे। y माइनस 6 बराबर 0, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक वैसे ही y माइनस 11 बराबर 0 और y की वैल्यू आ गई 11। यहाँ तो दोनों वैल्यू प्लस में आ गई हैं, यानी अब तो खतरे वाली बात है कि अब किसको हम अमान्य घोषित करें, किसको हम मान्य घोषित करें। ये बात हो गई ना। तो इस पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से इसको कर लेंगे। देखते हैं कैसे। एक बार हम y की वैल्यू 6 को लेके यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और एक बार हम y की वैल्यू 11 लेके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, अब समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में y बराबर एक बार 6 रख दे। अब 2 वैल्यू y हैं तो दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे। समीकरण फर्स्ट में वैसे तो हमारे पास मतलब एक वृत्त की जो एक वर्ग की जो भुजा है वो 6 आएगी, दूसरे वर्ग की 11 आ जाएगी। ये बात तो सही है। 6 चौको 24, 11 चौके 44 और दोनों को जोड़ा तो 68, ये बन जा रहा है। तो कोई एक वैल्यू आप रख लो, चाहे 6 रख लो चाहे 11 रख लो, दोनों को तो हम लेके नहीं चल सकते। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम दोनों को लेके चले और दोनों से उनको सॉल्व करें, है ना। यहाँ क्या करेंगे, एक ही को रख लेते हैं। y बराबर 6 अगर हम ले लें, मतलब दूसरे की भुजा 6 हो जाए तो तीसरे की क्या होगी, मतलब पहले वाले की क्या बनेगी। मैं क्या फर्स्ट में क्यों रखा रहे हैं, इसमें रखते हैं ना, सेकंड वाले में। यहाँ सेकंड वाले में रख लेते हैं। सेकंड में रखेंगे आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड में y बराबर
6 रखने पर सेकेंड, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में y बराबर 6 रखने पर, समीकरण सेकंड हमारे पास यहाँ है, तो x अपनी जगह रहेगा, 17 माइनस 6 कर देंगे 11, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अतः हमारे पास एक दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी थी ना, लिख देना नीचे, अतः दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं 6 मीटर व 11 मीटर हैं। और ऐसे करके आपका सवाल यहाँ से ख़त्म हो जाने। भले यहाँ दो वैल्यू आई हैं, अगर आप एक को 6 मानोगे तो दूसरी 11 आएगी, एक को 11 मानोगे दूसरी 6 आएगी, आनी 6 और 11 ही है। तो हम यहाँ क्यों हम दोनों को बार बार रखें और सवाल को बड़ा फैलाएं। तो इससे अच्छा है कि आपको यहाँ से एक ही ले लो, चाहे y की 6 ले लो या y की 11 ले लो। आनी एक तो 6 लिया तो 11 देगा, 11 लिया तो 6 देगा। और यहाँ से क्वेश्चन को हम करते हैं ख़त्म, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस क्लास का ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है जो चाल पर बेस्ड है। चाल पर बेस्ड क्वेश्चन नाव क्या है, इसमें नाव और धारा की बात होती है, और हालांकि रेल से भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बना देता है, मैं करवा चुका उसको। इसको मेरे लाने का यही मकसद था। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि घटाना किस में किसको होता है, विरुद्ध जाने में घटाना है तो किसको किस में घटाना होता है। मैं बता भी चुका हूँ इसकी पहले वाली वीडियो पे कि किस में किसको घटाते हैं, इसमें भी बताऊँगा आपको। देखो क्या करना है आपको, पहले नाव के शांत जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है। वैसे फिर ये जाता है 24 किलोमीटर, मतलब नाव जाती है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। उस साइड की इधर धारा आ रही है तो इस साइड से उधर नाव जाएगी, विरुद्ध जाएगी, ठीक है। विरुद्ध जाने वह 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर जाएगी, फिर वापस भी आएगी। वे 1 घंटा अधिक समय लेती है। कब 1 घंटा लेती है, जब वो उल्टा जाती है जाने पर, ठीक है। धारा की दिशा में आने से 1 घंटा समय ज़्यादा लेती है, ठीक है। आएगी तो जल्दी आ जाएगी क्योंकि धारा भी इस साइड आ रही है, तो जाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है। धारा की चाल क्या है वो बता दो। तो जो चीज़ पहले निकालनी है वही चीज़ हम मान लेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी धारा की चाल। अब इसी को हम जरा से इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चन में कैसे लगाना है आपको। फर्स्ट स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति, ठीक है। प्रथम स्थिति के अनुसार पहली स्थिति जब ये जाएगी धारा के विरुद्ध जाने पे हमेशा हमको क्या करना है, चाल मतलब यहाँ पे आपको सापेक्ष चाल लेनी पड़ती है। कब, जब दो चालों का कॉम्बिनेशन हो, एक जाएगी एक आएगी या फिर दोनों ही चली जाती हैं। जब दोनों एक साइड में चलेंगी, नाव और धारा एक साइड चलेंगी, तब आपको दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती भैया कि 5 में 3 जोड़ो तब भी 8 लाओगे, चाहे 3 में 5 जोड़ो तब भी 8 लाओगे। तो जोड़ने में तुम 1 को 2 से जोड़ो चाहे 2 को 1 से जोड़ो, वो सही रहता है। लेकिन घटाने में विशेष ध्यान देना होगा, तभी तो ये दोनों चाल जुड़ेंगी। कौन कौन सी, चलो आपको ऐसे चाल वाले क्वेश्चन में हमेशा समय निकालते हुए चलना होता है। ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। तो पहले 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने पर, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर लगा समय, क्या लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलेगी, 24 किलोमीटर। चाल क्या रहेगी, चाल नाव की चाल में हमेशा हम धारा की चाल को घटाएंगे विरुद्ध वाली कंडीशन पे। चाहे वो नाव जा रही हो या फिर कोई आदमी तैर के जा सकता है, तो उसमें आदमी की चाल में घटेगी हमेशा धारा की चाल ही। वो चाहे नाव में घटाओ और चाहे आदमी वाली में घटाओ, ठीक है। हमेशा नाव धारा की चाल को घटा के ही रखेंगे। ये एक चीज़ एक बन गया आपका समय। पहला मान लो, इसको हम T1 मान लेते हैं, ये T1 समय था, ठीक है। अब द्वितीय स्थिति के अनुसार, द्वितीय स्थिति क्या बताती है,
द्वितीय स्थिति आपको बताती है कि क्या 24 किलोमीटर ही जाना है, पर इस बार आपको धारा की दिशा में जाना है। समझ रहे हो ना? इस बार धारा की दिशा में जाने पर लगा समय इसको मान लें कि t2 है। समय बराबर फिर से वही दूरी और बटे चाल का मतलब चाल तब जुड़ेगी 18 + x। ठीक है, तो ये समय और वो समय हो गया। और हम दोनों समय को इसने कहा था कि पहले वाला समय 1 घंटा ज़्यादा है, जब उसकी चाल क्या होगी, कम होगी, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये समय क्या है, ज़्यादा है, और ये समय कम है। ये कितना ज़्यादा है, 1 घंटे ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि इस ज़्यादा वाले समय में से प्रश्नानुसार अगर हम चलें और मैं कहूँ कि इस ज़्यादा वाले समय में आपको, ज़्यादा वाला समय कौन सा है, ऊपर वाला, इसमें से आपको कम वाले समय को घटा देना है। तो अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 1। ठीक है, इसने ही कहा ना 1 घंटा ज़्यादा है। जब 1 घंटा ज़्यादा है तो इसमें से घटाओगे नीचे वाले को, तो 1 घंटे बचेगा टाइम, है ना। अब देखो क्या करना है आपको, नीचे इनका कर दो गुणा। 18 का क्या होता है, 324 और माइनस x²। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, दोनों में इनका गुणा करवाओ। 18 का 24 से, इधर भी 18 का 24 से। ठीक है, वैसे एक काम करें, हम 24 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करें, 24 को कॉमन रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना ही नहीं पड़ेगा आपको। 24 कर लो। अब 24 अगर हमने कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। 1 से गुणा कराओगे तो 18 + x, और जब 1 से उधर गुणा कराओगे तो -18 और प्लस का x बराबर 1 है। इस 18 से 18 को काट दो और आगे यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या होगा। हमारे पास बचा 24 बाहर। 24 बाहर इसलिए लिया था कि आपको गुणा न कराना पड़े इसका। थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना। अगर आप ऐसा कुछ कर पाएँ कि बाहर ले लें और गुणा ना कराना पड़े, अंदर का पहले ही कट जाए, गुणा करने के बाद भी उनको काटना है, फिर गुणा करते टाइम हम अपना इसमें समय क्यों गंवाएं फालतू में। ऐसे कर लेना, बाहर रख लो, बाहर रखने से में आसानी होगी। x और x कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएंगे 2x, और नीचे है हमारे पास 324 माइनस का x² बराबर 1। 1 से गुणा इसका होगा नीचे वाले का, तो इधर हमारे पास 24 दूनी 48 x बचेगा, और उस साइड हमारे पास 324 माइनस x² रहेगा। दोनों को अपनी साइड ले लेते हैं, तो ये x² प्लस में 48x प्लस में, लेकिन 324 माइनस में बराबर 0। ऐसी कोई कंडीशन बताओ जिनको घटा करके हमें क्या मिले, 324 में फैक्टर बनाने हैं, घटा के 48 मिल जाए। बड़ी अचंभव वाली बात है कि हम कैसे 48 लाएंगे घटा के। तो देख लेते हैं, 18 का स्क्वायर होता है वो, और 18 × 54, 54 के बाद हमारे पास उधर क्या बचता है फिर, और 6 दूनी, चलो देख ही लेते, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। 324, 2 से काटोगे 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 162 मिल गया। फिर 2 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से खत्म। ऐसे अब घटाने पर 48 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। चलो अभी नहीं बनेगा, तो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, और 3 दूनी 6। 54 में से 6 घटा दो तो 48 मिल जाएगा। तो यही बनेगा इसका x²। यहाँ पे 54 माइनस 6 घटा के 48 लाएंगे, 48 मिलेगा। 324 बराबर 0। x² प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर में 0। बताओ दोनों से क्या मिल सकता है, सिर्फ x आपको मिलेगा, x प्लस 54 अंदर बचा रहेगा। यहाँ से -6 ले लेना, x प्लस 54 यहाँ भी बचा रहेगा, बराबर 0 है। x - 6 अलग ब्रैकेट में रहेगा, x प्लस 54 अलग ब्रैकेट में रहेगा। समझ रहे हो ना, x प्लस 54 दोनों में है, उसको अलग कर दिए, x - 6 अलग बचा रहा है, और बराबर में 0 है। फिर क्या करना है, मानना पड़ेगा। माना x - 6 के बराबर 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई। सिर्फ
6 आई हुई है, ठीक है। अभी ये 6 आई है। वैसे ही x+54 को आप मानोगे 0 के बराबर तो x की वैल्यू मिलेगी -54, ये दूसरी वैल्यू मिली है, ठीक है। दोनों मानों में ये वाला मान हमारा मान्य हो जाएगा, ये वाला मान हमारा अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस में चाल नहीं होगी। तो हमारे पास x क्या माना था? धारा की चाल मानी थी। तो लाइन लिख देना क्या कि अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर होगी। और ऐसे करके सवाल ख़त्म हो जाएगा। सवाल ख़त्म, और यहीं से हम पूरी वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।